हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय ऑल डियर्स एंड नियर फ्रेंड्स who are encourage me and support me for making these types of video, and I hope you are support me in future also. सो नाउ व्हाट वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया? इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आज हम आगे बढ़ेंगे और आगे के इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं? लास्ट टाइम हमने फर्स्ट और सेकंड किया था, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये है फर्स्ट वाला, और देन ये हमने लिमिटिंग फैक्टर वाला एक इलस्ट्रेशन देखा था। आज हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब आगे के इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा है और ऊपर पे लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 2। फिर भी मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट और सेकंड किया, लेकिन ये एज पर न्यू मॉड्यूल इसका नंबर चेंज हुआ है ओनली। अदरवाइज जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड किया है, जो न्यू वाली PDF मैंने डाउनलोड की है, उसमें सेकंड और थर्ड है। अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। ओके, आज का डिस्कशन हमारा रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये 3 इलस्ट्रेशन काफ़ी छोटे हैं, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 3 काफ़ी छोटा है। उसमें खाली हमें एक डिसीजन देना है, आइदर प्रोडक्ट को मेक और बाय। इट मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग, हम नाम ही है डिसीजन मेकिंग टूल। इट मीन्स हम उसको डिसीजन लेना हो तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डिसीजन देना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कि हमें प्रोडक्ट को मेक मीन्स बनाना चाहिए या बाय, इट मीन्स के एक्सटर्नल मार्केट में से परचेज कर सके। तो दोनों में से जो चीपेस्ट होगा वो हम करेंगे। मतलब मेक करना हो, मतलब बनाना हो, अगर वो सस्ता है तो हम बनाएंगे। अदरवाइज आउटसाइड मार्केट में सस्ते रेट से मिल रहा है तो उसको परचेज कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन लेना होता है तब फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिक्स कॉस्ट को हम डिसीजन लेने के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं। अब क्यों ऐसा है? सपोज़ मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मेरे एक कोचिंग क्लासेस है, अभी मैंने जस्ट न्यूली स्टार्ट किए हैं। मैंने एक क्लासेस रेंट पे रखा है, उसका रेंट है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ रेंट है। अभी मैंने स्टार्टिंग किया तो खाली 2 ही बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और उसकी मैं पर स्टूडेंट 5,000 फीस रखी है। सपोज 4,000 मैंने फीस रखी है एक बच्चे की, अभी 2 ही स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 2 स्टूडेंट का टोटल मैं देखूँ तो मेरी इनकम है 8,000। अब तभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ट्यूशन क्लासेस कंटिन्यू करने चाहिए या शट डाउन, मतलब स्टॉप कर दूँ मैं। तो तब मैं जब डिसीजन लेने वाला हूँ तब मैं रेंट को कंसिडर नहीं करूँगा। अगर मैं रेंट को कंसिडर करता हूँ तो रेंट तो मेरा 10,000 है, वो तो फिक्स एक्सपेंस है। इट मीन्स अगर 2 बच्चे पढ़ेंगे तो भी मेरा रेंट 10,000 रहने वाला है, और अगर 2 से बढ़ गए 10, मतलब 10 बच्चे आने वाले हैं, तब भी मेरा रेंट तो उतना ही रहेगा, और वो इट इज़ अ फिक्स एक्सपेंस, वो कंपलसरी रहने ही वाला है। तो अब अभी मेरी सिचुएशन है कि 2 बच्चे आ रहे हैं, उसके पास मैं टोटल फ़ी ले रहा हूँ तो मेरा 8,000 रुपये मिल रही है, और रेंट है 10,000। नाउ मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं बंद कर दूँ, बट रेंट इज़ इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रेंट अभी के लिए देखूँ तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर कल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए और 2 से लेके 50 तक हो गए, तो तब मैं अगर कंपैरिजन करूँगा तो रेंट कम आ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए हैं। तो फिक्स कॉस्ट इज़ इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज ये तो होने ही वाला है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी ये एक्सपेंस होने ही वाला है। यहाँ पे जो हमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्शन तो करती ही है।
लेकिन साथ साथ में एक नया कंपोनेंट बनाना चाहती है, उसको कॉस्ट आ रही है 6.25 रुपीज़। मतलब मैं पूरा क्वेश्चन आपको पहले रीड कर देता हूँ, फिर उसके एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको आंसर बिना लिखे ही समझ आ जाएगा। देखिए, अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड दैट while it cost 6.25 each to make component X बनाना हो तो उसकी कॉस्ट आ रही है 6.25। द सेम अवेलेबल इन द मार्केट 5.75। आपको फर्स्ट लाइन पढ़ के डायरेक्टली डिसीजन नहीं दे देना है कि अगर हम बनाते हैं तो 6.25 में पड़ रहा है, और अगर आउटसाइड मार्केट में से परचेस करते हैं तो 5.75 में मिल रहा है। इट्स मीन्स कि आउटसाइड मार्केट में सस्ता है तो अगर हम वहीं से परचेस कर ले, नहीं, बट 6.25 को फर्दर ब्रेक किया है कि वो 6.25 कैसे आया। देखो, मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी अगर हम एक्स कंपोनेंट बनाते हैं तो 2.75 लगने वाली है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आने वाली है 1.75 ईच। अदर वेरिएबल एक्सपेंस होने वाले हैं 0.50। डेप्रीशिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट 1.25। डेप्रीशिएशन एंड अदर एक्सपेंस, अगर डेप्रीशिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट, अब देखो फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, डेप्रीशिएशन, हमारी मशीन ऑलरेडी काम कर रही है, हम और एक कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। इट मीन्स कि अगर वो हम एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं बनाते हैं फिर भी मशीन में डेप्रीशिएशन तो लगना ही है। इट मीन्स वो कॉस्ट अगर नहीं बनाते हैं तो भी होने वाली है, अगर बनाते हैं तो भी उतना ही आने वाला है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हमें डिसीजन लेना है तो हम उसको हटा देंगे और उसके अलावा जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस है वही हम कंसिडर करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन ए पूछा है, शुड यू मेक और बाय, हम मेक करें या बाय करें। तो आप अगर फर्स्ट लाइन पढ़ के देखो तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल मार्केट में से परचेज करना चाहिए। बट ए का आंसर देखो, मटेरियल 2.75, डायरेक्ट लेबर 1.75 एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंस 0.5। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 रुपीज़, ओनली 5 रुपीज़ आ रही है। और एक्सटर्नल मार्केट में से हमें मिल रहा है 5.75 में से। बिकॉज 1.25 इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट, वो तो होने ही वाली है बिकॉज हम ऑलरेडी प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, इसलिए तो उसको हटा दे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा कितनी आने वाली है, 5 रुपीज़। तो हमें डिसीजन यहाँ पे क्या देंगे, तो लिखा है सिंस द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट 5 लोअर देन द मार्केट प्राइस 5.75, it is recommended to manufacture component in the factory। कंपोनेंट को हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर 5 रुपीज़ से कम में अवेलेबल है इन एक्सटर्नल मार्केट तो हम उसको एक्सटर्नल मार्केट में से बाय कर लेंगे। जैसे हमें बी ऑप्शन में लिखा है, what would be your decision if the supplier offer the component at 4.85 each। अब क्या हो गया, 5 रुपीज़ से भी कम प्राइस में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड मार्केट में से परचेस कर लेना चाहिए बिकॉज 0.15 हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी उसको बनाने में। तो बी में आंसर लिखा है सिंस द परचेस प्राइस 4.85 इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट। इट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 5 रुपीज़ आई है उससे कम है। द कंपोनेंट शुड बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर प्रोवाइडेड प्रॉपर क्वालिटी एंड रेगुलर सप्लाई एज गारंटेड। अगर हमें वो क्वालिटी भी मिलती है और रेगुलर सप्लाई भी मिलती है तो ही हम उसको एक्सटर्नल मार्केट में से परचेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो ये पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, काफ़ी छोटा था और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। अब इलस्ट्रेशन 4 पढ़ने से पहले मैं आपको उसके ऊपर लिखी थोड़ी थियरी पढ़ा देता हूँ कि क्या है इलस्ट्रेशन 4 में, तो आपको आंसर वैसे ही पता चल जाएगा। ऊपर लिखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, तो मैंने जितना हाईलाइटेड पार्ट किया है उतना ही मैं पढ़ने वाला हूँ और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स होता है इंटेंट टू ऐड न्यू प्रोडक्ट टू दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब ऑलरेडी हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके साथ हमारा इंटेंट है कि हम एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें। क्यों इंट्रोड्यूस करना है, तो कि यूटिलाइज द आइडल कैपेसिटी, मतलब हमारी कैपेसिटी 100% हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमें 40% कैपेसिटी को भी यूज़ करना चाहिए और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, इधर न्यू प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट बिफोर इट्स प्रोडक्शन कैन बी अंडरटेकन, मतलब कि अगर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हमें प्रॉफिट होगा। फिक्स कॉस्ट आर नॉट टू बी कंसिडर, देखो मैंने जो अभी ऊपर पॉइंट बताया ना, यहाँ पे लिखा है फिक्स कॉस्ट आर नॉट बी कंसिडर एज अजम्पशन दैट द न्यू प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर बाय एग्जिस्टिंग रिसोर्स विदाउट इनकरिंग एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोला पूरी लाइन में कि जो हम नई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसी में से बनाएंगे और हमें एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं लगने वाली है, इसीलिए जो हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे डिसीजन लेने के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट ए नाम की एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो चाहते हैं और एडिशनल एक प्रोडक्ट बनाए, तो यहाँ पे पहले हम एजम्पशन ले लेंगे कि हमारे पास जो मशीनरी अवेलेबल है उसी से हम वो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो हमें एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं आने वाली है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर बाय पंकज लिमिटेड। पंकज लिमिटेड एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए, जिसका सेल्स है 2,50,000, मटेरियल 1 लाख, डायरेक्ट वेजेस 50,000, वेरिएबल ओवरहेड 25,000, फिक्स ओवरहेड 50,000। ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल। आगे देखें, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज पे। द कंपनी, अब जो नई प्रोडक्ट बनानी है बी उसकी डिटेल दी है। ए के बारे में हम बता दिया सेल कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। अब द कंपनी नाउ प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट बी। अब कंपनी ने एक प्रपोजल दिया है कि हमें एक प्रोडक्ट बी करके बनाना है, सो दैट सेल में बी इंक्रीज, तो उसका सेल कितना होगा 50,000। देयर विल बी नो इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, और जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, मतलब कि प्रोडक्ट बी को बनाने में कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आएगी वो दिया है। देखिए, मटेरियल चाहिए 24,000, वेजेस 11,000, ओवरहेड 7,000। एडवाइज वेदर प्रोडक्ट बी विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, बी को प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं चाहिए। इट मीन्स प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके पास एडवाइस मांगी है, एडवाइस मांगे तब देने के लिए बहुत ही मज़ा आता है। तो चलो हम उसको कैलकुलेट करके बताते हैं कि प्रोडक्ट बी इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट, उसका प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो, कैलकुलेशन मैंने अपनी यहाँ पे वर्किंग नोट ऐड की है, ना कि मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल में ऑलरेडी दिया है लेकिन मैंने अपनी तरीके से प्रेजेंट किया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होगी। पहले तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ए है उसका हम प्रॉफिट निकालेंगे। इट मीन्स सेल्स दिया है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे दिया है सेल्स 2,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 3 है, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड, उन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन करते हैं उसका मिलेगा। सेम वे उसके बाजू में प्रोडक्ट बी का कैलकुलेट करेंगे।
जिसका सेल हमें दे दिया है 50,000, उसमें से मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड वो तीनों वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा। जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एज इट इज़ डायरेक्टली क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। बिकॉज उसमें से तो फिक्स कॉस्ट हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी हमने थियरी में पढ़ा कि जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसी में से हमें प्रोडक्शन करना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहने वाली है। ऑलरेडी हम एक बार प्रोडक्ट ए में से माइनस कर चुके हैं, ऑलरेडी वहाँ पे रिकवर हो चुका है, तो प्रोडक्ट बी में से हमें कोई भी लेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेट इस तरह से शो करेंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सेल्स मैंने लिखा है 2,50,000 प्रोडक्ट ए का था, 50,000 बी का था, टोटल करे तो 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, तीनों का हमें दिया था मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तीनों का टोटल वाइज मैंने एक टोटल की कॉलम बनाई है तो ओवरऑल प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर सके। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 75,000, प्रोडक्ट बी का आ रहा है 8,000 और टोटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 83,000। लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट ए में से ओनली लेस किया है, इट मीन्स 50,000 ही लेस होगा, किस में से, ए में से, बिकॉज वो एक्सपेंस तो एक ही बार हो रहा है। प्रोडक्ट बी का तो जो कंट्रीब्यूशन है 8,000 वही हमारा डायरेक्टली क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट आया 25,000 प्लस 8,000, तो ओवरऑल प्रॉफिट बन जाएगा हमारा 33,000। तो अब यहाँ से हम डिसीजन दे सकते हैं प्रोडक्ट बी इज़ प्रॉफिटेबल। क्यों प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक्स्ट्रा 8,000 का हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है। इसकी जगह -8,000 आता तो प्रोडक्ट बी को हम नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसकी हमने एडवाइस देनी है, इट इज़ एडवाइजेबल टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी विच शेल गिव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹8,000 टूवर्ड द फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हमें एक्स्ट्रा इसमें से 8,000 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 और उसका कंप्लीट आंसर। नाउ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है इसके बाद वाला, जो मैंने बुक में से यहाँ पे एक ही लाइन का था तो कॉपी कर लिया है, मीन्स मैंने हैंड रिटन लिख दिया है। उसका फ़ोटो लेना पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक थीन लाइन लिखी है, एक ही लाइन है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है, देखो। और आंसर मैंने 2 तरीके से प्रेजेंट किया है, एक शॉर्टकट से और एक जो मॉड्यूल में दिया है, दोनों तरीके से। पी कंपनी लिमिटेड हैज़ एन ओवरऑल पीवी रेशियो ऑफ 60%। पी कंपनी का पीवी रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 60%। अब आपको डाउट हो रहा होगा, जो न्यू स्टूडेंट है जिसको मार्जिनल के बारे में ऑलरेडी पता है कि पीवी रेशियो क्या होता है, उसको तो आंसर समझ आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं समझ आता तो मैं आगे के जो इलस्ट्रेशन कवर करूँगा उसमें सारी फॉर्मूला आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे बनती है और उसको हम कैसे अप्लाई करना है। अभी खाली समझ लो पीवी रेशियो क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में बताया है। ओके, बाकी बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन सबको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ विद द यूज़ ऑफ पीपीटी। मैंने उसकी पीपीटी बना के रखी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो 1 से लेकर 9 तक इलस्ट्रेशन है उसमें फॉर्मूला का यूज़ नहीं है, खाली हमें बेसिक कैलकुलेशन करके डिसीजन देना है। तो 1 से लेकर 9 तक कोई फॉर्मूला नहीं आएगी, उसके बाद जो भी हम करेंगे क्वेश्चन उसमें फॉर्मूला आने वाली है, तो वो तब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा फॉर्मूला, देन हम शिफ्ट होंगे क्वेश्चन में। ओके, तो ये खाली एक फॉर्मूला अभी समझा देता हूँ पीवी रेशियो वाली। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ द वेरिएबल कॉस्ट, वीसी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, इज़ 20, वेरिएबल कॉस्ट हमें बता दिया है 20 है, विल बी, व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पूछा है हमें। तो देखिए शॉर्टकट से अगर आंसर देना हो तो एज वी नो कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन,
और कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है उसको बोलते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इट मीन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ डिवाइड बाई 50 इंटू 100 करें तो कितना आता है 60%। तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये 60% दिया है और वेरिएबल कॉस्ट 20 दिया है, तो हम पहले एज इट इज़ लिख देंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। तो पहले हमने लिख दिया 20 रुपीज़ एज इट इज़ गिवन है और 60 एज इट इज़ गिवन है। तो सेल्स को एज्यूम किया जाता है ऑलवेज 100%। सेल्स कितना है 100% है, तो 60 वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसका डिफरेंस निकाले तो 40% क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। अब हम जो त्रिराशि, इट मीन्स कि हम अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करें कि 40% पे 20 वेरिएबल कॉस्ट है तो 100% पे कितना आएगा, तो हमें क्या मिलेगा 50 रुपीज़। मीन्स 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 40 करें तो हमें मिलेगा 50 रुपीज़। इट इज़ अवर सेलिंग प्राइस, जो हमें क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने नीचे प्रेजेंट भी किया है। और कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 50 माइनस 20, तो वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। ओके, ये थी शॉर्टकट वे में मैंने आंसर दिया था। अब मॉड्यूल में प्रेजेंट क्या किया है, तो मॉड्यूल में पहले पूरी फॉर्मूला लिखी है। इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, अगर मुझे पीवी रेशियो 60% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाई 50, इट मीन्स कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, ये फॉर्मूला रहेगी। देखें, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। अब पीवी रेशियो को और एक तरीके से लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, तो ये सेकंड फॉर्मूला रह जाएगी। अब देखो, मैंने इंटू 100 नहीं लिखा है, उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि पीवी रेशियो हमने दे दिया है 60%। अगर वो मैंने 60% नहीं लिखना है तो मुझे वहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में ऑलरेडी दिया है तो वहाँ पे 100 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर तो 100 मल्टीप्लाई करके ही आया है, तो वहाँ से 100 निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने परसेंटेज में लिखा है। तो 60% इक्वल टू, सेल्स हमें नहीं दिया है। अब हमने जो शॉर्टकट आंसर फाइंड किया वो नहीं है, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऊपर वाली है। कौन कौन सी है, 60% पीवी रेशियो एंड 20% वेरिएबल कॉस्ट, उन दोनों का यूज़ करके हम सेलिंग प्राइस निकालने वाले हैं। तो पीवी रेशियो ऑलरेडी गिवन है 60%, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 20 रुपीज़। अब 60% को हम 60 डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हैं, और सेल्स माइनस 20 डिवाइड बाई सेल्स। अब सेल्स जो है डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ, तो वहाँ पे 60s लिखा है, s मीन्स सेल्स, और जो 100 है वो मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, किन किन को, सेल्स को और 20 को भी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 100s, s मीन्स सेल, और 20 इंटू 100 इट मीन्स 2000 हो जाएगा। अब 160 को यहाँ पे ले लेंगे और 2000 को लेफ्ट साइड जाने देंगे, तो 100 माइनस 60 तो बन जाएगा 40s, इट मीन्स 40 सेल्स, और 2000 एज इट इज़। अब सेल्स एज इट इज़ रहेगा, 2000 डिवाइड बाई 40 कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी 50 रुपीज़। ये हमने दोनों तरीके से आंसर प्रेजेंट किया है। एग्ज़ाम में हमें फॉर्मूला मेथड से आंसर प्रेजेंट करना है, और उसको क्रॉस चेक करना हो आंसर सही है या नहीं, तो उसको जो शॉर्टकट रखा है उसमें रख देंगे तो हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। आगे के वीडियो में मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 और 9 4 इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन चारों इलस्ट्रेशन में बहुत ही बड़े हैं और अच्छे वाले हैं, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को अगर कोई डाउट रहता है कि यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट भी सोल्व कर दूँगा। और आप
आपके साथ मैं बाकी के सारे इलस्ट्रेशन भी कवर करने वाला हूँ, जो मोस्ट टिपिकल होंगे वो भी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।